जैसे मेरे पास अगर कोई पैसे की ज़रूरत है, जो मुझे 1 साल बाद चाहिए या 1.5 साल बाद चाहिए, मैं उसको कभी इक्विटी में नहीं डालता। ठीक मैं है। उसको किसी फिक्स्ड इनकम में या किसी और जगह रखूँगा, जहाँ पे उसमें वोलेटिलिटी नहीं है। कोई भी स्टॉक या कोई भी हुँ, सेक्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म तभी अच्छा परफ़ॉर्म करता है, जब उसमें नंबर्स होते हैं और स्टोरी होती है। तो ऑटो वाज़ गुड, हुँ, आईटी वाज़ नॉट वेरी इम्प्रेसिव, ओके, बैंकिंग वाज़ ओके। अ, ओके। जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा वो कंज्यूमर स्पेस था, एफएमसीजी स्पेस था, हुँ, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे पिकअप नहीं हो रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, नोइंग फैक्ट्स, ये सब बियॉन्ड द पॉइंट काम नहीं आता है, बिकॉज़ फैक्ट सबके पास है और आजकल राइट। फैक्ट्स जानना बहुत आसान है। तो हुँ। ग्रीड मत करिए, डिसिप्लिन रखिए और एक थॉट प्रोसेस के साथ काम करिए लॉन्ग टर्म सोच के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारे साथ मार्केट की बात ग्रो के साथ का एक और जबरदस्त एपिसोड। आज के गेस्ट जो है वो इस शो पे एक जाने माने शख्स है, क्योंकि हमने पहले भी इनको जो है होस्ट किया है। ये अपने म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट के 18 साल का एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर करेंगे, और खासकर ये जो इलेक्शन के टाइम पे हमारे साथ यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी आपने देखने को मिली है, इससे हम लोग जो है बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। राइट, मल्टीपल मार्केट साइकिल्स को राइड करते हुए इनके एनालिसिस यंग और पुराने इन्वेस्टर्स दोनों के लिए काफी ज्यादा जो है वो इंसाइटफुल रहने वाली है। इस कॉन्टेक्स्ट के साथ जानते हैं आज के गेस्ट को। ये है ग्रो म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटी मिस्टर अनुपम तिवारी जी। इन्होंने अपनी सीए की पढ़ाई 2004 में पूरी की और अपना करियर 2005 में रिलायंस कैपिटल से शुरू किया। ग्रो म्यूचुअल फंड से पहले उन्होंने एक्सिस एएमसी में लगभग 214 करोड़ का एयूएम जो है वो मैनेज किया है। और तो और अनुपम जी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल पीएनबी एसेट मैनेजमेंट में भी फंड मैनेजर रह चुके हैं। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार आज के एपिसोड के लिए, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्शंस के बाद मार्केट में आई वोलेटिलिटी को कैसे हैंडल करें और कौन से सेक्टर्स पर ध्यान दें ताकि आप लोग जो है वो अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अनुपम तिवारी जी के साथ ग्रो के साथ मार्केट की बात में। आइए। अनुपम सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट की बात ग्रो के साथ में। कैसे हैं आप? हाय नीरज, बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस मार्केट जो है इस समय ठीक नहीं चल रही है और हम सब ने देखा इलेक्शंस के समय पे क्या हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आपके थॉट्स इसी चीज़ पे जानना चाहता हूँ, जो एक रोलर कोस्टर राइड जो है हम सबको इन्वेस्टर्स को देखने को मिली, स्पेसिफिकली 3 जून और 4 जून। आई थिंक जो नए इन्वेस्टर्स थे, मेरे को ऐसा लगता है कि उनकी ग्रेजुएशन तो इन 2 दिनों ने करवाई दी है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आपके थॉट्स क्या हैं? ऐसी भी न्यूज़ आई कि लगभग 350 बिलियन के आसपास, 370 बिलियन के आसपास जो है वो कैपिटल लूज हुआ। फिर आने वाले कुछ दिनों में, अभी हम 2-3 दिन में देख रहे हैं कि वो रिकवर भी हो रहा है। तो आपके फर्स्ट थॉट्स क्या है इस वोलेटिलिटी को लेके? देखिए, आज से 4-5 महीने बाद इसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा और याद भी नहीं रखेगा कि ये दिन कब आया और कब चला गया। हुँ, मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। तो हुँ, जैसे आपने बोला कि 300 बिलियन या 400 बिलियन का हुँ, वेल्थ लॉस हो गया, तो वो वेल्थ हुँ, बना भी था ना। हुँ, उससे ज़्यादा कहीं वेल्थ बना एक्चुअली पिछले 4-5 सालों में या पिछले 5-10 सालों में। तो मार्केट का नेचर ऐसा होता है, मार्केट वोलेटाइल होता ही है और इसीलिए ये थोड़ा कठिन है। नहीं तो अगर वन वे एक तरफ से चलता रहेगा तो फिर जीवन में सारी समस्याओं का समाधान वही हो जाएगा। हुँ, तो और वोलेटिलिटी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मार्केट बिकॉज़ हम ये कहते हैं कि देखिए बाज़ार हर दिन अच्छा होता है। हुँ, ऊपर जाता है तो पैसा बनता है, नीचे आता है तो लेने का मौका मिलता है। हुँ, राइट। एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एक रिटेल इन्वेस्टर ये जानना चाहे कि क्या हुआ था ऐसा 3 तारीख को, 4 तारीख को कि मार्केट ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया, और आगे हम ऐसे इवेंट्स के बारे में कैसे सतर्क रह सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले मैं आपका दूसरा पार्ट लेता हूँ कि देखिए ऐसे हुँ, इवेंट्स के बारे में ना हम कभी पता नहीं लगा सकते, हुँ, क्योंकि मार्केट में एक रिएक्शन होता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का हुँ, और उनका रिएक्शन आप पहले से कभी नहीं समझ पाएँगे कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। हुँ, मार्केट में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और हम कहते हैं कि मार्केट इज़ अ मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। हुँ, ये हर रोज़ इवॉल्व होता है नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए पार्टिसिपेंट के साथ। जॉर्ज सोरोस ने इसको एक बड़ी अच्छी थ्योरी दी थी, उसको हम थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी कहते हैं। हुँ, जब किसी को लगता है कि बाजार गिरने वाला है तो वो हुँ, बेचता है, या बाजार चढ़ने वाला है तो वो लेता है। ऐसा कई लोगों को लगता है तो बाजार अपने आप चलता है या गिरता है, तो उससे और वो रीइंफोर्स होती है थॉट प्रोसेस। बट कीपिंग दैट असाइड, तो वोलेटिलिटी को हैंडल करने का केवल एक ही तरीका है कि आप टाइम होराइजन बढ़ाइए।
हुँ, तो जैसा मैंने बोला राइट। कि आज से अगर आप 1-2 साल बाद या 3 साल बाद इस ब्लिप को देखेंगे, तो वो बहुत छोटा हो हुँ, जाएगा। और हमने ऐसे बहुत सारे ब्लिप देखे ना, 9/11 हुआ था आईटी के समय, फिर ग्लोबल हुँ, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। इसके हुँ, बाद 2012-13 में इंडिया में इन्फ्लेशन क्राइसिस हो रही थी और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री बैंकरप्ट हो रहे थे। टेपर टेंट्रम हो रहा था। हुँ, फिर डीमॉन हुआ। तो इसके बाद कोविड का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया, उस समय भी बाज़ार गिरा था। हुँ, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं बाज़ार में और ये आगे भी होती रहेंगी। आप इसको हुँ, 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते और ये नेचर है मार्केट का। तो ये सेकंड पार्ट हुआ आपका कि आप इसको कभी एंटीसिपेट नहीं कर पाएँगे। राइट। आपको इसको यू हैव टू टेक ऑन योर स्ट्राइड। आपको इसके हुँ, लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपकी एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि हम वोलेटिलिटी को कैसे हैंडल करेंगे। हर दिन हुँ, एक जैसा नहीं होगा। हुँ, पहला पार्ट जो आपका था कि वोलेटिलिटी क्यों हुई उस दिन? हुँ, तो मार्केट एक अपने थॉट प्रोसेस पे था कि उसका एक प्रेडिक्टेड आउटकम था और राइट। मार्केट उसके हिसाब से पोजीशन्ड था। हुँ, और जैसे-जैसे रिजल्ट आने चालू हुए, तो वो जो हुँ, आउटकम एक्चुअल आउटकम था इलेक्शन का, वो उस प्रेडिक्टेड आउटकम से थोड़ा वैरी कर रहा था हुँ, और उसमें डायनामिक्स चेंज हो रहे थे कि हुँ, फुल मेजॉरिटी आएगी, नहीं आएगी, कोएलिशन हो पाएगा, उसमें पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, क्या हो सकता है। तो इसके कारण मार्केट बहुत ही डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहा था या एक शॉक टाइप का रिएक्शन आ रहा था। दूसरा क्या है कि जब आप एक एक डेफिनिट टाइम फ्रेम में लेट्स से जैसे 15 दिन, 1 महीने, आप एक पर्टिकुलर आउटकम के बेसिस पे बाज़ार में पोज़ीशनिंग कर देते हैं हुँ, कि हाँ, एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग लाइक दैट एंड ही इज़ पोज़ीशन्ड फॉर दैट और राइट। सडनली वो आउटकम उल्टा हो जाता है। तो हर किसी को अपनी पोज़ीशन को मैनेज करना पड़ता है। हुँ, राइट। और पिछले 2-3 सालों से बाज़ार में थोड़ा ईज़ी मनी भी हो गया है, तो लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं हुँ, पोज़ीशनिंग में। हुँ, लोग बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव में ज़्यादा पोज़ीशन हो जाते हैं और डेरिवेटिव में आपकी जो कैपिटल है और जो आपका लीवरेज है, बहुत ज़्यादा है। हुँ, कैपिटल बहुत कम है, लीवरेज बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण फिर आपको उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से पोज़ीशंस काटनी पड़ती हैं। तो उसके कारण वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। तो वही हुआ, ऐसा कुछ बहुत बड़ी कुछ मेरे मेरे विचार में मैं मेरा जितना हुँ, एक्सपीरियंस है मार्केट में, हुँ, मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट नहीं था बाज़ार में। राइट, राइट। एक मेरा सवाल है जो आई थिंक सब जानना चाहते हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर, एक सीधे-साधे इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को मैं सीधा-साधा इन्वेस्टर बोल रहा हूँ। एक सीधे-साधे इन्वेस्टर को इस तरह की वोलेटिलिटी में क्या करना चाहिए? या वो एक स्पेक्टेटर बन के बैठा रहे कि ठीक है जी, मार्केट ऊपर-नीचे हो रही है, या उसे कुछ एक्शंस ऐसे वो ले सकता है जिससे वो थोड़ा अपना पोर्टफोलियो को रीजिग कर पाए या पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए या कुछ उसमें से पैसा निकाल पाए? क्या उसको एक्शंस लेने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? उसको क्या करना चाहिए? देखिए, किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को मेरा ये मानना है कि हुँ, या किसी भी इन्वेस्टर को हम लोग भी एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर हम भी ऐसा ही काम करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आपके पास एक डेफिनिट प्लान होना चाहिए हुँ, और उस प्लान के कंटूर्स होने चाहिए कि हमको अगले 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए क्या इन्वेस्ट करना है। इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास। हुँ, शॉर्ट टर्म में ठीक है, तेज़ी में बहुत सारे लोगों का शॉर्ट टर्म में पैसा बनता रहता है, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि आप लॉन्ग टर्म भूल जाएँ, हुँ, राइट? तो उस प्लान को आपको डिसिप्लिन से फॉलो करना है। हुँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन, जब तक आपको ये नहीं लगता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा मटेरियली चेंज हो रही है। हुँ, और देखिए क्या है कि मार्केट एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होता है और ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये हम इसको कहते हैं कि ब्रह्म वाक्य जैसा कहते हैं ना हिंदी में कि द हुँ, डिवाइन स्टेटमेंट ऑफ मार्केट इज कि इट्स अ मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। हुँ, तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर पे एम्फेसिस करके डिसीजन मत लीजिए। हुँ, तो आप डिसिप्लिन फॉलो करिए। वोलेटिलिटी का केवल एक ही समाधान है और वो है टाइम हुँ, होराइज़न को बढ़ाना। हुँ, क्योंकि जो डेली वोलेटिलिटी है या वीकली वोलेटिलिटी है, वो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। राइट, उसको आप उसी से मैनेज कर सकते हैं। बाकी हुँ, आप बहुत ज़्यादा हेज करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी हुँ, करेंगे तो फिर आप किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम में आएँगे। तो राइट, रिटेल इन्वेस्टर को सिंपल ये करना चाहिए, उसके पास अपना एक प्लान होना चाहिए, अपना एक हुँ, वेल डिफाइंड टाइम होराइज़न होना चाहिए और उसके हिसाब से उसको काम करना चाहिए। जनरली हमने ये देखा है कि इंडिया में पिछले हुँ, 10-20 सालों का जो इतिहास है उसमें कि अगर आप पैनिक के दिन, हुँ, जिस दिन बहुत ही ज़्यादा पैनिक होता है कि जैसे हुँ, उस दिन हुआ कि निफ्टी एक समय 5-6% डाउन था। उस दिन अगर आप जनरली अपना एलोकेशन थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं, हुँ, तो आपके लिए अच्छा रहता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है।
बट फिर मैं कहूँगा कि हर इन्वेस्टर को अपना खुद का रिस्क असेसमेंट करके ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। हुँ। मार्केट हर जैसे इन्वेस्टर के लिए यूनिक है। हुँ। मैं इसमें आपसे 2 चीज़ों पे एग्ज़ाम्पल चाहता हूँ। एक तो आपने बोला एक प्लान होना चाहिए, तो वो प्लान पे थोड़ा-सा मैं आपसे डिटेल चाहता हूँ कि प्लान से आपका क्या मतलब है? मतलब वो अपने गोल सेट करे, रिस्क एपेटाइट को समझे या क्या-क्या प्लान के भी अगर इंग्रीडिएंट मैं देखना चाहूँ, ऑब्वियसली हम हर किसी का प्लान तो नहीं बना सकते, बट प्लान से एग्ज़ैक्टली एक ब्रॉडर लेवल पे आपका क्या मतलब है? देखिए, प्लान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम होराइज़न, कि हुँ, आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है? हुँ, इक्विटी का ब्यूटी है कंपाउंडिंग, तो हुँ, आप जितना ज़्यादा समय दे पाएँगे उतना अच्छा होगा। तो आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भई मेरे पास ये पैसा 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने को है कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने को है कि 5 साल के लिए है कि 10 साल के लिए है, ठीक है। राइट? अब जिसको डे ट्रेडिंग ही करनी है उसके लिए तो फिर लॉन्ग टर्म पोस्ट लंच हो जाता है, वो एक अलग बात है। हुँ। और हाँ, हमको ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर मिलते हैं कि साहब लॉन्ग टर्म हाँ, क्या बोले पोस्ट लंच। हाँ। तो अब हाँ, वो बहुत ज़्यादा फिर लक फैक्टर है उसमें, उसमें स्किल थोड़ी हुँ, कम हो जाती है। हुँ, तो सबसे पहले टाइम होराइज़न आप डिफाइन करिए। राइट। तो शॉर्ट टर्म पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो इक्विटी में नहीं जाना चाहिए, हुँ, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर हो सकता है। जैसे कई लोग ऐसे भी हुए होंगे जो उस दिन हुँ, अननेसेसरी फॉल के प्रेशर में आके उन्होंने एक्चुअली पैसे बाहर निकाल लिए होंगे, हुँ। बहुत लोग होंगे। है ना? तो क्योंकि सेलिंग तो हो ही रही थी। तो हुँ, अब कुछ दिन बाद 6 महीने 1 साल बाद वो उनको लगेगा कि भई ऐसा नहीं करना चाहिए था, हुँ, है ना? तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना टाइम होराइज़न अच्छा रखें, एकदम वेल डिफाइंड रखें। हुँ, जो पैसा आप लगभग 2 या 3 साल के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, हुँ, मेरा ये मानना है उसको इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर कोई पैसे की ज़रूरत है, जो मुझे 1 साल बाद चाहिए या डेढ़ साल बाद चाहिए, मैं उसको कभी इक्विटी में नहीं डालता। ठीक मैं है। उसको किसी फिक्स्ड इनकम में या किसी और जगह रखूँगा, जहाँ पे उसमें वोलेटिलिटी नहीं हो। जो राइट। पैसे मेरे लिए पास 3 साल से ज़्यादा रहना है, मैं उसको 100% इक्विटी में डाल के रखता हूँ। और चूँकि मेरा टारगेट है 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो जब तक कोई बहुत ही अर्थ शैटरिंग टाइप की इवेंट नहीं हो रही है, और हुँ, देखिए कोविड भी अर्थ शैटरिंग इवेंट थी, लेकिन हमने उसको प्रॉपर्ली हैंडल कर लिया। तो राइट। जब तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तब तक मैं उस एलोकेशन को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करूँगा। हुँ, ठीक है। तो एक ये पार्ट हो एक गया हमारा तो प्लान का। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तो आप एक टाइम होराइज़न, दूसरा आपका डिसिप्लिन कि आपको ये हुँ, करते रहना है। राइट। तीसरा कि आपको किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में रहना है। आप हुँ, डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहते हैं। डायरेक्ट करने के लिए आपको एक अलग कैपेबिलिटी चाहिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू रहना चाहते हैं, तो आप उसमें भी म्यूचुअल फंड में भी टाइम होराइज़न वाले प्रोडक्ट हैं। कि अगर हुँ, आपको स्मॉल कैप, मिड कैप करना है, आपका टाइम होराइज़न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लार्ज कैप राइट, करना है, तो आपका टाइम होराइज़न 3 टू 5 ईयर होना चाहिए। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ कि आप टिप्स पे, लालच में आके इन्वेस्ट ना करें। हुँ, मार्केट में ज्ञान से ज़्यादा आपका टेम्परामेंट मायने रखता है। हुँ, मार्केट में आप जिन इन्फॉर्मेशन पे एक्ट करते हैं, हुँ, वो 100% पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है। हुँ, लेकिन आप साइकोलॉजिकली उसको कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए राइट। आपका टेम्परामेंट बहुत मायने रखता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स पब्लिक होते हैं। हुँ, कंपनी किस बिज़नेस में काम कर रही है, उस बिज़नेस का आउटलुक क्या है, ये सब पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, सबको पता है। एज़ अ राइट, प्रोफेशनल इन्वेस्टर या फ मनी मैनेजर मुझे भी पता है, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर को भी गूगल से या इंटरनेट से पढ़ के पता है। राइट। तो इन्फॉर्मेशन क्वोशिएंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता। हुँ, लेकिन आपका टेम्परामेंट क्या है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप कितना ग्रीड एंड फ़ियर में काम कर रहे हैं, ये एक हुँ, अच्छे इन्वेस्टर और बुरे इन्वेस्टर को डिफरेंशिएट करता है। तो वो चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी राइट, कि आपको कैसा टेम्परामेंट रखना है, जिससे आप एक अच्छे लॉन्ग टर्म सफल इन्वेस्टर बन सकें। हुँ, राइट। थोड़ा-सा बेसिक क्वेश्चन है बट मैं ये जानना चाहूँगा कि हम सब ये बात करते हैं कि टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे से बताया कि पेशेंस लाने हैं, टाइम होराइज़न सेट करना है। वो टेम्परामेंट डेवलप कैसे किया जाए? सवाल ये है कि अब वो आपने जो बताया कि डिसिप्लिन लाओ और टेम्परामेंट डेवलप करो, तो बिल्कुल एकदम स्क्रैच मैं इसको करना चाहता हूँ कि वो टेम्परामेंट डेवलप करने के भी कोई फ्रेमवर्क है, कुछ स्टेप्स हैं, कुछ बुक रीड करनी है, क्या एक्शंस लेने हैं वो टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए? हाँ, ये थोड़ा कठिन चीज़ है और इसीलिए हर कोई अच्छा इन्वेस्टर नहीं बन पाता। तो देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट, हुँ, ठीक है? तो जो साइंस पार्ट है, वो आप किताबों से सीख जाते हैं और राइट। उससे इन्फर भी कर सकते हैं। तो हर इन्वेस्टर को कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग के बारे में पढ़ना चाहिए। हुँ, जो दूसरी है आर्ट पार्ट, हुँ, तो जैसे हम कहते हैं ना कि जो कोई भी कला होती है, जैसे हुँ, संगीत है, वो आप किसी गुरु से सीखते हो।
वो आप किताब पढ़ के नहीं सीख सकते। हुँ, तो आपके कोई गुरु होंगे जो आपको गाना सिखाएँगे या कोई इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना सिखाएँगे। तो हम लोग चूँकि प्रोफ़ेशनल एनवायरनमेंट में हैं, तो हम लोग जब शुरू में अपना करियर शुरू करते हैं, तो हमारे सीनियर फंड मैनेजर्स होते हैं, वो हमको सिखाते हैं। हम उनको देखते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये कैसे डिसीज़न लेते हैं, कैसे काम करते हैं। तो एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर आपको भी ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए हुँ, कि जो भी उनके 2-4 जिनको वो अच्छा मानते हैं, उनको गुरु मानते हैं कि इन लोगों ने पास्ट में कैसे बिहेव किया है। हुँ, तो जैसे वॉरेन बफेट है, उनका पूरा इन्वेस्टमेंट लाइफ रिकॉर्डेड है और उसपे बहुत राइट, सारी किताबें लिखी गई हैं। तो राइट, आपको उनको पढ़ के थोड़ा वो अपने अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी वो क्वालिटी। हुँ, या इंडिया में बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जिनके की डिसीजंस या की हुँ, इवेंट पे उनके डिसीजंस क्या रहे वो डॉक्यूमेंटेड है। राइट, सबको पता है, उनके इंटरव्यूज़ अवेलेबल हैं। तो हुँ, वो आपको जब आप इंटरव्यू देखते हैं तो ज़्यादातर लोग ये फ़ोकस करते हैं कि भाई ये क्या सेक्टर बता रहे हैं, ये क्या स्टॉक बता रहे हैं। हुँ, वो ये नहीं फ़ोकस करते हैं कि ये जो वो क्वालिटी बता रहे हैं वो मैं कैसे इनकलकेट करूँ अपने अंदर। हुँ, और हर डिसीजन में आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मैं ये उस क्वालिटी को इंटरनलाइज़ कर पाया कि नहीं कर पाया। हर दिन आपको पूछना पड़ेगा। हम इतने ज़्यादा स्टॉक्स, सेक्टर, इन्फॉर्मेशन, मार्केट लेवल पे फ़ोकस हो जाते हैं कि जो हुँ, एकदम बेसिक्स है, जो एकदम बेसिक है कि डिसीजन लेना कैसे है, हम उसको भूल जाते हैं। हुँ, एज़ अ प्रोफेशनल मनी मैनेजर हम लोग को फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे करियर में शुरू में हम लोग को ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप पहले स्क्रीन मत देखो। हम लोग कभी स्क्रीन ज़्यादातर नहीं देखते। आप हुँ, पहले फंडामेंटल समझो, बेसिक समझो कि चीज़ों को समझना कैसे है। हुँ, जैसे आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैं जब मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड से अपना करियर शुरू किया था हुँ, लगभग 2004 में। हुँ, वैसे तो मैं शेयर वे मार्केट में 1999 से हूँ। हुँ, तो मैं जब पहले दिन ऑफ़िस पहुँचा, दूसरे या तीसरे दिन सब जब आपका एचआर वगैरह वाले सब काम हो जाते हैं, तो मेरे बॉस थे हेड ऑफ़ इक्विटी मधुसूदन केला जी। हुँ, तो मैं उनके पास गया तो मैंने कहा कि सर करना क्या है? हुँ, तो उन्होंने बोला कि देखो तुमको अभी ये सीखना है कि सीखना कैसे है। हुँ, वाओ! दिस वाज़ हिज़ स्टेटमेंट, यू लर्न हाउ टू लर्न हुँ, एंड देन वी विल फिगर आउट व्हाट यू नीड टू लर्न। फर्स्ट हुँ, लर्निंग इज़ कि हाउ टू लर्न। हुँ, राइट? तो उन्होंने कहा कि जो कुछ तुम पढ़ लिख के आए हो ना सब भूल जाओ। हुँ, अभी यहाँ सिर्फ हम लोग को देखो और ये सीखो कि सीखना कैसे है। सो हुँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको सीखना कैसे है, क्या सीखना है। लॉट ऑफ टाइम वी गेट इनटू फैक्ट्स एंड हुँ, इन्फॉर्मेशन, हुँ, बट हाउ टू असेस दोज़ फैक्ट्स, हाउ टू एनालाइज़ दोज़ फैक्टर्स, इट इज़ केप्ट बिहाइंड। तो वो तरीका अच्छे और बुरे को अलग करता है। तो वो करना पड़ेगा। उसके बिना आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाएँगे। ठीक है, मतलब बुल मार्केट में तेज़ी में बहती धारा में सबका पैसा बन जाता है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अच्छा काम करना, बड़ा काम करना, लंबे समय तक काम करने के लिए वो बेसिक कैपेबिलिटी डेवलप करना ज़रूरी है। राइट। तो एक स्टेप आपने बताया टेम्परामेंट के लिए कि रोल मॉडल आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया भी कि आपके लाइफ में भी रोल मॉडल्स रहे और उनसे आपको बहुत सीखने को मिला। और कोई चीज़ इस टेम्परामेंट वाली बात पे आप ऐड करना चाहते हैं कि और आपने बहुत अच्छा आई थिंक ये इस एपिसोड का अभी तक का तो सबसे बढ़िया पॉइंट ये रहा है कि टेम्परामेंट कैसे डेवलप करें। आपने बहुत अच्छा बताया कि किताबों से नहीं, ये आपके गुरुओं से जो है आप सीख सकते हैं। तो एक हमारे पास हो गया रोल मॉडल। और क्या चीज़ है जिससे हम टेम्परामेंट अपना और सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं? पैनिक करके हम स्टॉक्स ना बेचें, ज़बरदस्ती हम फ़ियर फैक्टर या फिर ग्रीड में आके स्टॉक्स ना खरीदें या म्यूचुअल फंड ना खरीदें? देखिए, दूसरी बड़ी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है जो आपको हमेशा पूछना चाहिए कि व्हाट कैन गो रॉन्ग? हुँ, तो हम लोग जैसे जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं या हम जब इंटरनली डिस्कशन करते हैं, हुँ, तो हमेशा एक आदमी ये खड़ा होके पूछता है कि भाई ये सब अगर गलत हो गया तो क्या होगा? हुँ, ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? हुँ, हम उसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि जब जैसे हम राइट। प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि भाई इस हुँ, कंपनी का इतना ग्रोथ होगा, तो क्यों हुँ, होगा? तो उसके कुछ कारण होंगे। तो ये कारण अगर नहीं प्ले आउट हुए तो क्या होगा? हुँ, या ये स्टॉक को इतना मल्टीपल मिल जाएगा, तो अगर ये मल्टीपल नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो राइट। यू शुड ऑलवेज़ आस्क योरसेल्फ कि व्हाट इफ इट डज़न्ट वर्क आउट? हुँ, तो फिर आपका रिस्क कितना है? आप फिर सोचने लगेंगे कि भाई ठीक है, अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा हूँ और मैं इसमें गलत चला गया, हुँ, तो मेरा लॉस कितना होगा? और वो मैं हुँ, लॉस झेल सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि राइट। आप जब आपका लॉस आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो जाएगा तभी आप पैनिक करेंगे। हुँ, अगर आपको पता है कि मेरा ये फ़ायदा है, ये नुकसान है और वो मोटा-मोटा एज़ पर एस्टीमेट है, तो आप पैनिक नहीं करेंगे।
जब वो आपके एस्टिमेट से बाहर जाने लगेगा तो आप पैनिक करेंगे। तो आपको एक एस्टिमेट लॉस का भी होना चाहिए। हर आदमी 99.99% ऑफ द टाइम केवल प्रॉफिट के बारे में सोचता है। हम्म, वे कभी नहीं सोचता इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए कि अगर गलत गए तो क्या होगा। हम्म, तो वो एक दूसरा पार्ट है टेम्परामेंट के लिए जो डेवलप करना चाहिए। राइट, क्या बात है। अ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमने अभी वोलेटिलिटी पे बातचीत करी, हमने देखा क्या रोलर कोस्टर राइड रही, क्या फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आ गया ओवरनाइट? क्या जो कंपनी प्रॉफिट कमा रही थी वो लॉस में चली गई, या जो लॉस कमा रही थी प्रॉफिट में चली गई? क्या फंडामेंटल्स बदले हैं, या सब कुछ वैसे का वैसा ही है, बस सेंटिमेंट्स बदले थे? देखिए क्या होता है, एक दिन में फंडामेंटल जनरली चेंज नहीं होते, राइट? ना तो वो अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, मतलब दोनों तरफ डेल्टा नहीं होता है। बट क्या होता है कि किसी भी स्टॉक की जो प्राइस है वो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाई पी है ना। तो हम उसको कहते हैं नंबर्स एंड स्टोरी, कि स्टॉक प्राइस इज ड्रिवन बाई टू थिंग्स, नंबर्स एंड स्टोरी। तो नंबर को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। जब हम कहते हैं चेंज होने में, मतलब उसके एस्टीमेट से ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज लाने में, या इकोनॉमी के फंडामेंटल चेंज होने में। लेकिन स्टोरी में चेंज जल्दी होता है, क्योंकि स्टोरी पे हर कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो री रेटिंग या डी रेटिंग होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि इंडिया की स्टोरी में कोई चेंज हुआ है। हम अच्छा कर रहे हैं, इकोनॉमी ठीक है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारी अच्छी हो रही है। और जैसा मैंने कहा ना कि स्टॉक मार्केट इज अ मल्टी फैक्टर मॉडल। बहुत ज़्यादा इसका एक फैक्टर पे डिपेंडेंस नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर इंटरवाइंड होते हैं, उनकी आपस की एक दूसरे को डिपेंडेंस है। बट गवर्नमेंट है, स्टेबल गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। देखिए मेरे को क्या लगता है ना, उस दिन ये कोई फंडामेंटल थॉट प्रोसेस का रिएक्शन नहीं था। ये केवल एक रिएक्शन था कि एक दिन पहले जो आपकी थॉट प्रोसेस थी, जिस पे आपने मार्केट में पोजीशनिंग की थी, वो शायद काफ़ी देर तक प्ले आउट नहीं हो रही थी। तो आपको अपनी पोजीशन अनवाइंड करनी थी। राइट, राइट, ग्रेट। मुझे फंडामेंटल से एक दो सवाल मुझको आपसे और भी पूछने हैं, बट सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जो एक रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको ना हैबिट होती है लीनियर रिटर्न्स देखने की, कि मुझे 8% पर एनम रिटर्न मिल रहा है, मुझे 10% पर एनम रिटर्न मिल रहा है, और कहीं ना कहीं हम सब एफडीज को देखते हुए बड़े हुए हैं, तो एफडी में वो एक लीनियर लाइन हमें दिखती है। अब इतनी वोलेटिलिटी जो रिटेल इन्वेस्टर झेल नहीं पाता है, राइट, उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है स्टॉक मार्केट के साथ साथ, उसको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, या उसको अपने इन्वेस्टिंग को कैसे वोलेटिलिटी को रिड्यूस करते हुए करना चाहिए, जिससे उसको इतना सब कुछ देखने को ना मिले या कम देखने को मिले? ऑब्वियसली हम लोग स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इग्नोर तो कर नहीं सकते हैं, बट वो वोलेटिलिटी को कैसे मिनिमाइज कर सकता है और अपना पोर्टफोलियो बना सकता है? देखिए, एक तो आपको हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं कितनी वोलेटिलिटी हैंडल कर सकता हूँ। मतलब मेरा वैल्यू एट रिस्क, मैं कितना लॉस देख सकता हूँ अपने टोटल पोर्टफोलियो में, नॉट जस्ट इक्विटी। 10%, 20%, 30%, 40%, हाउ मच लॉस आई कैन कंफर्टेबली टेक, राइट, इन एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और आपको अपना पोर्टफोलियो में वैसे ही रखना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देखिए मेरे पास जो भी पोर्टफोलियो है, मैं उसका 20% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो आप ये मान के चलिए कि आपको फिर थोड़ा उसमें डेट ऐड करना पड़ेगा। आप 100% इक्विटी नहीं कर सकते, क्योंकि 100% इक्विटी में 20% लॉस इज वेरी नॉर्मल। किसी भी खराब समय में बाजार इतना गिर जाता है, और आपके पास कॉम्बिनेशन अगर मिड कैप स्मॉल कैप का है तो इससे ज़्यादा भी लॉस हो सकता है। मतलब हम लोग मार्केट पार्लेंस में फॉर लार्ज कैप में 20% लॉस थोड़ा ज़्यादा है, स्मॉल कैप में इट इज़ नॉर्मल। मतलब वी डोंट बॉदर इफ स्मॉल कैप स्टॉक्स फॉल बाई 20%, हमको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। सिमिलरली अगर वो 20% चलता है तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमको पता है कि छोटी कंपनियां हैं, ये इनमें इतना वोलेटिलिटी होता ही है। राइट, तो ये सबसे पहली चीज आपको सीखनी कि आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, और वो उसका टारगेटेड वोलेटिलिटी या कितना आप लॉस देख सकते हैं। दूसरा है कि जैसे आपको अगर वोलेटिलिटी कम चाहिए तो आप उस तरह के सेगमेंट में रहें, जैसे आप लार्ज कैप्स में रहें, जहाँ पे वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती है और रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दूसरा, बैलेंस शीट्स अच्छी हैं, कंपनियां बड़ी हैं, नोन है, बहुत ज़्यादा सालों से एग्जिस्ट कर रही हैं, स्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है, तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है, और बैलेंस शीट अच्छी होती है तो बुरे समय में अच्छा करते हैं। तीसरा कि आपको हमेशा दिमाग में गणित बिठानी है। देखिए ये सब साइकोलॉजिकल है। ये जो भी होता है ना कि हम कितना लॉस बियर कर सकते हैं, नहीं बियर कर सकते हैं, इसका टाइम होराइजन के हिसाब से कोई मैथ्स नहीं है, इसका एक साइकोलॉजिकल मैथ है।
तो आपको अपने आप को हमेशा अपने दिमाग में जब आप ये कैलकुलेट करना चालू करेंगे कि हाँ देखो इतना लॉस हो सकता है, इतना वैल्यू एट रिस्क है, या मेरा टाइम होराइजन इतना है, तो अपने आप ये चीज़ें आपके लिए सामान्य होती जाएंगी। ये असामान्य इसलिए है क्योंकि आपने इसके बारे में पहले से सोचा नहीं है। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप इसके बारे में पहले से सोचिए, डिस्कस करिए, किसी के साथ बात करिए या कोई कंसल्टेंट देखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। और सही प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, सही सेगमेंट ऑफ मार्केट में रहिए। जो वोलेटिलिटी नहीं कर सकता उसको डेरिवेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लीवरेज पोजीशन है। राइट। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। राइट। अब एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा मतलब इन द सेंस जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, पीएसयू स्टॉक्स की हम बात करते हैं। पिछले 1 डेढ़ 2 साल से हमने देखा कि खूब ज़बरदस्त रैली आई, और खासकर अगर मैं पिछले 3-4 महीने की बात करूं तो हर कोई ना पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहा था। अब आपको इस समय क्या लगता है कि पीएसयू स्टॉक्स ने बहुत ज़्यादा पैसा बना दिया, अब सब लोगों ने अच्छी वेल्थ भी, शायद कई लोगों ने उससे अच्छी वेल्थ क्रिएट करी होगी। क्या ये जो रैली थी, ये फंडामेंटल सपोर्टेड रैली थी, या ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्शन का जो मोमेंटम था, कि अभी हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर आउटकम जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या ये उस बात का मोमेंटम था कि भाई ये स्टॉक्स जो है वो चल रहे थे, और अब जब हमारे पास आउटकम्स आ चुके हैं तो फ्यूचर में हम इसको कैसे देखते हैं? क्या ये रैली अभी और आगे चलेगी, या अब ये रैली रुक जाएगी और यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होना थोड़ा सा स्लो डाउन या फिर बिल्कुल रुक जाएगा पीएसयू स्टॉक्स में? तो देखिए, मैं फिर से उसी अपने स्टेटमेंट को रिपीट करूंगा कि कोई भी स्टॉक या कोई भी सेक्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म तभी अच्छा परफॉर्म करता है जब उसमें नंबर्स होते हैं और स्टोरी होती है। ओनली 2 थिंग्स ड्राइव अ स्टॉक प्राइस, नंबर्स एंड स्टोरी, दोनों का होना जरूरी है। तो नो डाउट पीएसयू सेगमेंट में नंबर्स इंप्रूव हुए हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखेंगे तो आप किसी भी सेक्टर में उठाइए, वहां पे नंबर्स इंप्रूव हुए हैं ब्रॉडली। कुछ में बहुत कम हुए हैं, कुछ में बहुत ज्यादा हुए हैं। तो और कई बार मार्केट उसको को रिलेट करके भी बहुत सारे इसलिए पीएसयू स्टॉक चल जाते हैं क्योंकि बाकी सारे चल रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन यस, नंबर्स हैव इम्प्रूव्ड, और उनमें एक अच्छी स्टोरी ये बन रही है कि चूंकि अब बैलेंस शीट अच्छी है, कुछ सेगमेंट्स में जहां पे डिमांड ग्रोथ अच्छा हो सकता है गवर्नमेंट के स्पेंड के कारण, या जैसे अगर आप डिफेंस में देखिए तो लोकलाइजेशन के कारण, तो वहां पे एक अच्छी स्टोरी बन रही है। तो देयर आर फंडामेंटल बेसिक लॉजिकल रीजंस फॉर दीज स्टॉक्स टू डू वेल और दीज सेक्टर्स टू डू वेल, वो है। अब आगे क्या होगा इसके लिए स्टॉक बाय स्टॉक करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं स्टॉक पे रिकमेंडेशन नहीं दे सकता या डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है, कहाँ पे अर्निंग्स की सस्टेनेबिलिटी है, मल्टीपल्स क्या हैं, कैश फ्लोज कैसे हैं, आरओआईज कैसे हैं, और उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। राइट। तो ठीक है, मैं आपकी बात बिल्कुल समझता हूँ कि आप इंडिविजुअल स्टॉक पे डिस्कशन नहीं कर सकते, बट पीएसयू को एज अ बास्केट अगर मैं देखूँ तो क्या अभी भी इसमें हमारे पास आगे कुछ बचा है? 1-2 साल इसमें रिटर्न्स बनने के चांसेस हमें लग रहे हैं। एज अ बास्केट में बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कलेक्टिवली पीएसयूज़ में कुछ म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या इंडेक्स फंड के थ्रू कुछ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो क्या इसमें अभी भी हमारे पास कुछ रैली के चांसेस बचे हैं, या बिल्कुल अब हमें इससे दूर रहना चाहिए? अब अगेन आई वुड से ये थोड़ा केस टू केस स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स में वैल्यूएशन बहुत वाइडली डिफर कर रहे हैं। जैसे अगर आप आज से 2-3 साल पहले देखें तो सब कुछ एवरीवेयर एवरीथिंग वाज रीजनेबली चीप अक्रॉस द बोर्ड, बट अभी क्या है, कहीं पे वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया है, कहीं पे वैल्यूएशन रीजनेबल है। तो ये अब थोड़ा सेगमेंट बाय सेगमेंट, स्टॉक बाय स्टॉक स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंक्लूजन है। ब्रॉड कंक्लूजन में अभी नहीं दूं, मतलब ऐसा कोई ब्रॉड कंक्लूजन नहीं है अभी कि मैं कहूँ कि नहीं अभी भी अच्छा है। कई जगह ऐसी है जहां हमको लगता है कि हाँ पैसा बनना थोड़ा मुश्किल है। राइट। अगेन मैं स्टॉक्स के नाम नहीं चाहता, बट मैं चाहता हूँ कि आप अगर सेगमेंट पे थोड़ा सा आइडिया देंगे कौन से में आप बता रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा है या वैल्यूएशन थोड़ी कम है, तो अगर इसको थोड़ा बाइफरकेट कर दें हमारे इन्वेस्टर्स के लिए तो। देखिए, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव स्पेस है पीएसयूज में, आई थिंक वो है बैंकिंग स्पेस, जहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ है। रेस्ट ऑफ इट आई थिंक इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, ग्रेट। ऐसा ही एक सेक्टर है पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर के स्टॉक्स को पहले लोग छूते तक नहीं थे, उनसे हमेशा एक दूरी बना के रखते थे, बट अचानक से ही हमने देखा कि पावर सेक्टर के स्टॉक्स चलने लगे और ओवरऑल सेक्टर में काफ़ी डेवलपमेंट आने लगी। क्या चेंज हुआ है सेक्टर में इस दौरान, और क्या फंडामेंटल्स क्या बदले कि इसमें जो है इतनी तेज़ी जो है वो दिखाई दे रही है? तो वही 2 फैक्टर है, नंबर्स एंड स्टोरी। तो कोविड, देखिए बीच में क्या हुआ था कि चूंकि हमारा पावर सेक्टर पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद एक बहुत ही बुरी स्थिति से गुजरा, सबकी बैलेंस शीट खराब हुई,
दूसरा कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ये प्रॉब्लम थी जहाँ पे जैसे फॉसिल फ्यूल के जो पावर जनरेटर हैं, कि जब ईएसजी का बहुत ज़्यादा एक जोर हुआ और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ईएसजी थीम, तो उन सारे स्टॉक्स की डी रेटिंग होने लगी क्योंकि टर्मिनल वैल्यू ऐसा लगा कि बहुत कम हो जाएगा। इक्विटी की प्राइसिंग में टर्मिनल वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल। तो जब हम डीसीएफ करते हैं तो हम एक टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। तो अब यह हुआ कि नहीं भाई, इन सबको बंद कर दिया जाएगा, ये कंपनियां ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगी, या इनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाएगा, कार्बन टैक्स होगा। ये सब पूरा ग्लोबल एक थीम आई थी। तो उन सारी कंपनियों पे एक बहुत बड़ी चिंता हो गई थी कि इसमें अब क्यों शेयर लेने चाहिए, है ना। कोविड के बाद वो ईएसजी थीम ग्लोबली, स्पेशली रशिया वार के बाद ग्लोबली वो ईएसजी थीम थोड़ी सी बैक बर्नर पे चली गई। और प्लस इंडिया में चूंकि इतनी ज़्यादा पावर डिमांड, एनर्जी डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने भी थोड़ा उसके लिए हिसाब से प्लानिंग की। तो लोगों के समझ में आया कि नहीं ठीक है, ये कंपनियां भी सर्वाइव करेंगी। देन बहुत सारी कंपनियों ने अपना रिन्यूएबल वगैरह में इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, उसको हेज करने के लिए, अपने बिजनेस मॉडल को हेज करने के लिए। तो वहाँ से ग्रोथ आई। पावर डिमांड थोड़ा ठीक ठाक बढ़ी, क्योंकि अगर आप 15 साल पहले देखें तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पावर कैपेसिटी एडिशन हुआ था, लेकिन बीच में चूंकि इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं कर रही थी तो पावर डिमांड नहीं बढ़ रही थी, तो आपकी कैपेसिटी थोड़ा अनयूटिलाइज थी, तो आपके रिटर्न सफ़र हो रहे थे। बट पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है कि पावर डिमांड अच्छी बढ़ी है और आगे इकोनॉमी अच्छी चल रही है, तो उसके बढ़ने की अच्छी उम्मीद है। प्लस रिन्यूएबल का एक नया थीम आया है, तो इसके कारण पावर सेक्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, सबकी बैलेंस शीट सुधरी। ये इसका मेजर कारण है। और अभी भी आउटलुक वही है कि अगर इन्वेस्टमेंट होते हैं और इनका जो टर्मिनल वैल्यू है जीरो नहीं होता, ये अपने करंट बिजनेस मॉडल को कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, इंक्रीमेंटल जो ग्रोथ है वो रिन्यूएबल या ग्रीन में ज़्यादा होगा, तो एक बैलेंस हो जाएगा, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। राइट, मतलब अभी भी मैं बोलूँ तो नंबर्स और स्टोरी सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले फ्यूचर में जी। भी इस सेक्टर को। राइट। इस समय एक रिटेल इन्वेस्टर अगर बैठ के स्टॉक मार्केट को देख रहा हो तो वो उसके दिमाग में बड़ी मिक्स फीलिंग चल रही होगी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे से, ये 3-4 दिन के अंदर क्या ही हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या फ्यूचर में एक्शंस वो ले, मतलब अभी अपने एसआईपी अगर वो कर रहा है वो रोक दे, चलने दे, या कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट करे? इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस समय स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे होंगे, बट उन्होंने फिर ये 3-4 दिन का, मैं इसे तांडव से कम तो नहीं बोलूँगा, 3-4 दिन का तांडव देखा। आई थिंक इससे पहले हम कोविड में हमें इतने बड़े झटके जो है वो लगे थे, उसके बाद ये आई थिंक बिगेस्ट फॉल है। तो अब नया इन्वेस्टर क्या इस समय मार्केट में एंट्री करे? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है वो अपनी एसआईपीज के साथ अपने लमसम इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजन है वो कैसे ले? देखिए, आपका जो भी प्लान है हम्म, आप उस पर टिके रहिए। हम्म, तो आप जो एसआईपीज कर रहे हैं करते रहिए। आप उसको Okay. हमेशा, आपको वैसे भी पीरियडिकली रीअसेस करना चाहिए कि आपके पास एसेट एलोकेशन क्या है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, टाइम होराइजन क्या है। ये क्वेश्चन आपको हर 3 महीने 6 महीने में अपने आप से पूछना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो मेरे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, हम्म, मेरे टाइम होराइजन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं। 5-10% वेरिएशन ठीक है, बट अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको थोड़ा रीअलाइन करना जरूरी है अपने इंक्रीमेंटल एलोकेशन से, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितना ज़्यादा मार्केट से कम रिएक्ट करेंगे, उसको कम देखेंगे दिन भर बैठ के, उतने ज़्यादा आपके पैसे बनेंगे। क्योंकि मार्केट में हर सेकंड, हर मिनट कुछ ना कुछ हो रहा है, और आप जितना ज़्यादा रिएक्ट करेंगे उसको आप उतनी गलतियां करेंगे। आप जितने कम एक्शन करेंगे, जितना कम रिएक्शन करेंगे, अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे, उतना अच्छा होगा। क्योंकि आपका प्लान, आपकी थॉट प्रोसेस आपके कंट्रोल में है, मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप फॉलो करने की कोशिश मत करिए मार्केट को। मार्केट को टाइम करने से किसी का बड़ा पैसा आज तक नहीं बना। हम लोगों ने 20-25 साल में देखा हुआ है कि जो अच्छे लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं वही बहुत बड़े इन्वेस्टर बने, उन्हीं को दुनिया बहुत अच्छा मानती है। बट जनरली जो लोग बहुत ज़्यादा टाइम करने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म व्यू रखते हैं, उनको हमने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हुए देखा नहीं है। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचिए, एक डिसिप्लिन के साथ काम करिए। देखिए, हम लोग को बचपन में सिखाया जाता था स्कूल में कि अगर व्यक्ति को बड़ा अच्छा काम करना है तो हम लोग क्या ना, एक नैतिक शिक्षा करके एक टॉपिक होता था, उसको आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैं चूंकि हिंदी मीडियम का पढ़ा हुआ हूँ, तो उसमें कुछ कुछ हम लोग को आके सिखाया करते थे कि भाई आपको ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए। इट वॉज मोर लाइक योर लाइफ फिलोसफी। तो हमारे एक टीचर थे जो हमको सिखाते थे कि जीवन में अच्छा बड़ा काम करने के लिए आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, धैर्य, संयम और चरित्र। तो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपके अंदर ये 3 चीजें होनी चाहिए कि धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए और चरित्र होना चाहिए।
तो धैर्य, पेशेंस है। संयम क्या है कि संयम ये है कि आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है ना? और मुझे गलत तरफ नहीं जाना है, मुझे सही करना है। मतलब एक डिसिप्लिन रखना है कि हाँ, मेरे को लालच के कारण मैं अपने रूल नहीं चेंज कर दूंगा या मैं डरूंगा नहीं। राइट। चरित्र ये है कि आपके अंदर एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं सही या गलत में भेद कर पाऊं, उसमें अंतर कर पाऊं और मैं सही पे टिका रहूं। तो एज एन इन्वेस्टर भी आपको ये डेवलप करना बहुत जरूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो। राइट। हम जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, वो हमें ये बात ज़रूर बताते हैं कि लॉन्ग टर्म जाना है, पेशेंस रखने हैं, राइट? और आपने तो आज बहुत ही अच्छे से बताया कि धैर्य, संयम और चरित्र। फिर भी हम देखते हैं कि हमारा यूथ, हमारे यंगस्टर्स और इवन जो लोग 30s और 40s में हैं, वो भी बहुत पैसा खो देते हैं मार्केट में। तो ये ज्ञान सबके पास होने के बाद भी क्यों जो है एक आम आदमी ऐसी चीज़ों में फँस जाता है और पैसा खो देता है? ऐसी चीज़ों से मेरा मतलब है जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में वो बहुत सारे एक्शंस और रिएक्शंस करने लग जाता है। जैसे आपने बताया कि रिएक्ट नहीं करना है। तो ऐसा क्या चीज़ है जिसमें हम एज़ अ सोसाइटी हम लैक कर रहे हैं कि फिर भी हम लोग जो है पैसा खो देते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर? जबकि मुझे भी ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में स्टॉक मार्केट इज़ अ वेल्थ क्रिएशन मशीन। अगर आप अच्छे से उसमें इन्वेस्टेड रहें, तो आप अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सबसे मेन इवेंट आप क्या हाइलाइट करना चाहेंगे कि कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं? देखिए, आप लालच छोड़िए। बाजार जो है ना, लगभग 125 साल से एग्जिस्ट करता है। हमारा बीएसई भी 100 साल से ज़्यादा पुराना है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का आई थिंक 125 साल उसको भी होने वाले हैं, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये शॉर्ट टर्म करके इतिहास है स्टॉक मार्केट का कि किसी ने भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाए लालच करके। पैसा कमाना जीवन में इतना आसान होता तो फिर हर कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ही करता, क्यों करता बाकी कोई काम? राइट? तो ये आपको इंटरनलाइज करना पड़ेगा और बेसिक क्या है वो सीखना पड़ेगा। जब तक आपके अंदर लालच है और उस लालच में आप एक्ट कर रहे हैं, आप उसके फंडामेंटल्स नहीं सीख रहे हैं, बेसिक नहीं सीख रहे हैं, तब तक लोगों को लॉस होता ही रहेगा। उसका कोई तरीका नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किसी से भी पूछें तो आपको बताएंगे कि जब कोई भी एनालिस्ट अपना करियर शुरू करता है, हम लोग एज एन एनालिस्ट अपना करियर शुरू करते हैं, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम फंड मैनेजर बनते हैं। तो आप जब अपना जीवन में पहला आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइस को सीरियसली लिया जाता है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप एटलीस्ट 4 या 5 साल गुजार चुके होते हैं बाजार में एज ए रिसर्च एनालिस्ट, तब आपके सीनियर आपकी एडवाइस, आपकी जो आप बोल रहे हैं उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं कि हाँ, क्योंकि वो आपने 4-5 साल काम किया है, अब आपको समझ आ गई है। तो 5 घंटे के एनालिसिस से आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, ये आपको समझना होगा। लालच छोड़नी होगी। सबसे प्रॉब्लम ग्रीड है, जो हमको दूसरों को देख के, और ये हर तेजी में होता है। अभी चूंकि सोशल मीडिया है, डिजिटल है, डेटा है, तो हमको ये दिख रहा है। बट अगर आप पुरानी भी जाएं, जो रैलियां हुई हैं न सिर्फ इंडिया में, बाहर, जैसे 29 का जो क्रैश हुआ था, उसके पहले जो रैली हुई थी 27-28 का क्रैश जो हुआ था यूएस में, उसके पहले की जो रैलीज हुई थी यूएस में, या उसके बाद की 70s की जो रैली थी, अर्ली 70s की यूएस में, आईटी के समय जो बुल मार्केट आया था, उसके बाद का जो यूएस में बुल मार्केट आया था जिसके बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। तो इन सब में ये होता है कि लोग ग्रीड के कारण मार्केट में आते हैं, ड्यूरिंग बुल फेज उनका अच्छा पैसा बनता है, ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और फिर उनको सडनली सब लॉस हो जाता है। तो ऐसे थोड़ा पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई पहली बार नहीं हो रही है ना बुल मार्केट दुनिया में, पहले भी हुई है। तो पहले लोगों के साथ क्या हुआ है, अगर आप वो डेटा देखेंगे तो सबको रियलाइज होगा कि नहीं, ऐसा कुछ सस्टेनेबल बहुत ज़्यादा आप केवल ट्रेड करके पैसा नहीं बना सकते, उसके लिए आपको थोड़ी और कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। राइट। तो एक हमारा एक आंसर बीच में रह गया कि जो अब इन्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, जो अब बहुत लोग हैं जो 18 साल के हैं या 20 साल के हैं, 24 साल के हैं, दे वांट टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट। वो भी साइड लाइन पे बैठ के देख रहे हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। दे शुड स्टार्ट और दे शुड वेट, या कोई सही समय आएगा तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें? देखिए, इक्विटी के लिए ना सही समय इज टुडे। टुडे इज द राइट डे, बट यू शुड हैव राइट टाइम होराइजन इन योर माइंड कि अगर आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आपका बढ़िया अच्छा पैसा बनने में 5 साल 7 साल लग सकता है। तो वो चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जल्दी ना करें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बुल मार्केट काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो वैल्यूएशंस कहीं भी कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा नहीं है, बाज़ार महंगा है।
तो इसका वो आपको समय के साथ ही आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो वो करें, लेकिन इन्वेस्ट करते रहें। बेसिक राइट। प्लान बनाएँ, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करें। जिस दिन आपके पास इनकम शुरू हो रही है, जिस दिन आपके पास सेविंग्स है, उस दिन से आपको कहीं न कहीं इन्वेस्ट करना चालू करना चाहिए। राइट। इसमें एक मेरा और फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है कि ठीक है, आपने बता दिया कि बहुत अच्छे से आपने बताया कि जब आपके पास पैसा आ जाए, आप उसको इन्वेस्ट करना शुरू करिए। अब एक लेमैन ये भी सोचता है कि आज की डेट में म्यूचुअल फंड में भी इतने ऑप्शंस हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं, इतने सारे वेरिएशंस हैं। तो अगर आप एक एक नए इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति को गाइड करें कि भई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो वो कौन-सा कैटेगरी होगा म्यूचुअल फंड का जहाँ से उसे स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, जो हम कहते हैं ना कि एकदम जो स आप सबसे पहले शुरू कर सकते हैं जिसमें वोलेटिलिटी कम होती है, वो है हुँ, आपके लार्ज कैप फंड्स हुँ, या कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस राइट, एडवांटेज फंड्स। ये 3 राइट, कैटेगरीज़ ऐसी हैं जहाँ आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास अगर 3-4 साल का भी टाइम होराइज़न है, तो आप इन फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट 2 ईयर प्लस टाइम होराइज़न में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट, इनमें वोलेटिलिटी बड़ी कंट्रोल्ड होती है। ड्रॉ डाउन रिलेटिवली कम होते हैं, क्योंकि जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड में डेट भी होता है, या बैलेंस एडवांटेज में इक्विटी लेवल फंड मैनेजर्स अपने हिसाब से ऊपर-नीचे करते हैं मार्केट के आउटलुक के हिसाब से, और लार्ज कैप्स एनीवे कम वोलेटाइल होते हैं। हुँ, जब आपके पास पोर्टफोलियो में ये हो जाए किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए, फिर आप धीरे-धीरे कुछ और प्रोडक्ट देखें। उसमें भी सबसे पहले आप जाएँ मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में। हुँ, तो जो पैसा आप 5 साल या 3 से 5 साल के लिए छोड़ सकते हैं बाज़ार में, उसमें आप मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें। राइट, जब आपके पास 5 साल से ज़्यादा का पैसा है, टाइम हुँ, होराइज़न का, हुँ, उसके लिए आप फिर मिड कैप, स्मॉल कैप के बारे में सोचें। हुँ, राइट, राइट। तो मतलब थोड़ा ऐसे कैटेगरी से शुरुआत करें जहाँ पे वोलेटिलिटी कम हो, ताकि जी, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील ना हो शुरुआती दौर में। एंड देन जैसे-जैसे आप सीखते जाएँ, वैसे-वैसे आप जो है डिफरेंट-डिफरेंट स्कीम्स को जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं। ग्रेट। एफवाई 24 के रिज़ल्ट्स अभी हम सबके सामने आना शुरू हो गए हैं, आ गए हैं बल्कि। तो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया? अ, देखिए, ऑटो के नंबर अच्छे थे, ऑटो सेगमेंट हुँ, के। हुँ, इस साल ये भी अच्छा था कि उनको मार्जिन बेनिफिट भी अच्छे हुए। राइट, वो एस्टीमेट में भी था, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस डिक्लाइन हुए हैं इस साल। हुँ, अब एफआई 25 में हम देखेंगे कि वो बेनिफिट कितना रिटेन कर पाते हैं, क्योंकि अभी लास्ट 3 एक महीने में कुछ कमोडिटी प्राइसेस ऊपर गए हैं। हुँ, तो ऑटो वाज गुड। हुँ, आईटी वाज नॉट वेरी इंप्रेसिव। ओके, बैंकिंग वाज ओके। ओके, जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा वो कंज्यूमर स्पेस था, एफएमसीजी स्पेस था, हुँ, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पे पिकअप नहीं हो रहा है। अ, ओके, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेगमेंट थे या कैपेक्स रिलेटेड सेगमेंट थे, उनमें नंबर्स ठीक-ठाक थे। कहीं पे पॉजिटिव सरप्राइज़ भी आए, कहीं पे इट वाज़ एज़ पर एस्टीमेट। तो ब्रॉडली मैं कहूँगा कि अगर आप आईटी और एफएमसीजी हटा दें, कंज्यूमर स्पेस हुँ, जो नॉर्मल स्टेपल कंजम्पशन है, तो हुँ। मोटा-मोटा सब जगह अच्छा था। राइट। तो ये अब वैसे तो बहुत आसान है बट आपको आपके थॉट्स मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये वैल्यूएशन में फैक्टर इन हो चुकी हैं चीज़ें या अभी होनी बाकी है? कोई कोई सेक्टर आपको ऐसा लगता है जो अंडर वैल्यू इस समय चल रहा हो जिसके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी-सी डाउनवर्ड साइड पे चल रही है? देखिए, अभी जो हमको लगता है जहाँ पे वैल्यूएशन वाइज़ सबसे ज़्यादा कम्फर्ट है, वो है बैंकिंग स्पेस है। हुँ, तो चूँकि सबको अभी भी ये उम्मीद है कि एफवाई 25 में ग्रोथ थोड़ी कम होगी और हुँ, मार्जिन्स में थोड़ा हिट होगा, हुँ, इसलिए कोई भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है सेक्टर को लेके, और राइट। एलोकेशंस अभी भी उतने ज़्यादा नहीं है। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ मुझे लगता है कि जनरली हमने देखा है कि किसी भी सेक्टर में जो ठीक-ठाक अच्छा सेक्टर है, ग्रोइंग सेक्टर है, स्केलेबल है, हुँ, उसमें अगर आप बुरे समय में इन्वेस्ट करें तो आपके थोड़ा रिटर्न अच्छे बन जाते हैं ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे मेरे को लगता है काफ़ी कम्फर्ट है। राइट। तो बैंकिंग सेक्टर में कोई ऑब्वियसली हम इंडिविजुअल स्टॉक की बात नहीं कर सकते। तो बास्केट ऑफ स्टॉक्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर अभी आपको ऐसा लगता है कि एक अच्छी जगह रहेगी वैल्यूएशन वाइज़ एक कम्फर्ट देगा आपको? जी। राइट। हमारे ये जो एपिसोड्स होते हैं मार्केट की बात के ये लाखों लोगों तक पहुँचते हैं। कोई एक मैसेज जो आपने 1999 से आपका एक्सपीरियंस जो रहा है स्टॉक मार्केट में आज तक का, कुछ एक क्रक्स आप बताना चाहते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को? जैसे आपने बहुत सारी तो कन्क्लूजन्स दी हमें, जैसे ग्रीड आपने बोला कि ग्रीड से दूर रहना है। ऐसा ही कोई और कन्क्लूजन जिससे आपने देखा हो कि मार्केट में वो वेल्थ क्रिएशन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत हेल्प करता है? अगर कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़? तो एक तो देखिए वही है जो आपने बोला कि ग्रीड, दूसरा डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। हुँ, विदाउट डिसिप्लिन आप इस मार्केट में लंबा अच्छा बड़ा पैसा नहीं बना सकते। हुँ, तीसरी बात ये है कि इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए कि
जो वो शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, उसकी बजाय अगर वो थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचें और उनका जो वो अनुमान है उससे कहीं ज़्यादा पैसा बन सकता है। क्योंकि कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ा वंडरफुल कंसेप्ट है जो लोगों को अच्छे से एक बहुत सिंपल मैथमेटिकल कंसेप्ट है, बट लोगों को बहुत अच्छे से इंटरनलाइज नहीं होता है। हम हमेशा देखिए, ह्यूमन माइंड की ना एक बहुत बड़ी फ्लॉ है कि हम जीवन में हर चीज़ रिलेटिव फॉर्म में देखते हैं, एब्सोल्यूट नहीं देखते। हम हमेशा रिलेटिव सोचते हैं, कभी भी कहीं भी। जैसे एक एग्जांपल? जैसे इक्विटी मार्केट गिर गया तो एफडी अच्छा लगने लगता है, इक्विटी मार्केट चल गया तो एफडी खराब लगने लगता है। तो आप सारा पैसा उठा के एफडी से या तो मार्केट में डाल देंगे या मार्केट से निकाल के एफडी में डाल देंगे, है ना। जीवन के जो भी बड़े डिसीजन लेते हैं ना आप, वो चाहे फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, आप हमेशा रिलेटिव लेते हैं। जहाँ सैलरी ज़्यादा होती है वो जॉब अच्छा लगता है ना। आपको अगर मैं 2 जॉब ऑफर करूं और एक में सैलरी कम है, एक में सैलरी ज़्यादा है, तो आपका पहला डिसीजन होगा कि पहला होगा, आप बाकी कुछ नहीं सोचेंगे, आपको रिलेटिव नंबर मिल गया तो आप उसी पर डिसीजन ले लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ह्यूमन माइंड के साथ, जिसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खराब हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमारे अंदर रिसेंसी बायस होता है कि हम पुराना डेटा भूल जाते हैं, एकदम लेटेस्ट डेटा याद रखते हैं, है ना। जैसे अपने रिलेशनशिप में भी होता है ना कि मतलब जब हम कोर्टशिप चल रही थी तब की चीज़ें भूल जाती हैं, हमको भूल जाती हैं ज़्यादातर, बट अभी रिसेंट चीज़ें कुछ गड़बड़ कर दीजिए तो वो सबको याद रहता है कि अच्छा इसने अभी ये गलत किया है। तो आप थोड़ा लंबा डेटा याद रखिए, इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, बाजार जो है 100-125 साल पुराना है और बाजार में कोई भी थ्योरी चेंज नहीं हुई है। दुनिया में सारी टेक्नोलॉजीज बदल चुकी हैं, बाजार आज भी उसी थ्योरी पे चलता है। वही आरओआई, वही कैश फ्लो, वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही रेशियोज, हम सब वही करते हैं जो आज से 100 साल पहले होते थे। जो 100 साल पहले किताबों में लिखे गए थे, हम आज भी वही पढ़ते हैं। तो इतिहास पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी है कि जो चीज़, जो थ्योरी 100-125 साल से चल रही है, इस्टेब्लिश्ड है, उसको आज तक चैलेंज नहीं किया गया है, तो उसमें कुछ तो ताकत है, कुछ स्ट्रेंथ है, तभी वो खड़ी है। तो आपको वो समझना जरूरी है। इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज, नोइंग फैक्ट्स, ये सब बियॉन्ड द पॉइंट काम नहीं आता है, बिकॉज फैक्ट सबके पास है और आजकल फैक्ट्स जानना बहुत आसान है। तो ग्रीड मत करिए, डिसिप्लिन रखिए और एक थॉट प्रोसेस के साथ काम करिए, लॉन्ग टर्म सोच के। राइट। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे पर्सनली आपके साथ इस लगभग 1 घंटे में, एंड उम्मीद करता हूँ हमारे इन्वेस्टर्स भी बहुत कुछ सीखेंगे और उसको सबसे इम्पोर्टेंट अप्लाई भी करेंगे। और इस तरह की वॉलेटाइल मार्केट में आपने अपना समय निकाला और हमें गाइड किया इस वॉलेटिलिटी के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू नीरज, थैंक्स अ लॉट। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन्स की। इलेक्शन रिलेटेड वोलेटिलिटी पे हमने काफी ज्यादा जो है वो चर्चा करी। लगभग $370 बिलियन जो है वाइप आउट हो गए। वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ब्लिप्स होते रहते हैं। शायद आगे चलकर भी आप लोगों को ऐसे ब्लिप्स देखने को मिले, लेकिन एक समय के बाद ऐसे ब्लिप्स जो है वो आपको याद ही नहीं रहेंगे। अगर आप वोलेटिलिटी से पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है टाइम होराइजन को अपने बढ़ाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस की। डेरिवेटिव्स में लीवरेज बहुत ज्यादा है। फंड्स जो शॉर्ट टर्म में विड्रॉ करने हो, जैसे 1 साल के अंदर, शुड नॉट बी इन्वेस्टेड इन द इक्विटी, क्योंकि बहुत वोलेटाइल होता है। नेवर इन्वेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स। टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है। इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन इज नॉट वेरी डिफरेंट फॉर इन्वेस्टर्स, क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन सबको अवेलेबल है, बट आप अपने ग्रीड को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट। इंटरनलाइज द क्वालिटी ऑफ गुड इन्वेस्टर्स एंड उनको अपने रोल मॉडल बनाइए और उनसे काफी कुछ सीखिए। किताबों से नहीं, अपने गुरुओं से सीखिए। फर्स्ट लर्न हाउ टू लर्न, देन डिसाइड व्हाट टू लर्न। फैक्ट्स के पीछे भागने की जगह उन्हें एनालाइज करना सीखो। इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ प्लान फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स भी हमने डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहली बात एक लॉन्गर टाइम होराइजन होना चाहिए आपके पास, और साथ साथ में डिसिप्लिन, और आप लोगों को फिर डिसाइड करना है कि आपने अपने पैसे को कौन सी एसेट क्लास में जो है बांटना है। चलिए बात कर लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। हमेशा अपने आप से पूछिए कि क्या होगा अगर ये चीज जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो नहीं हुई तो। 99.99% टाइम्स पीपल ओनली एस्टिमेट द प्रॉफिट्स, बट अनुपम जी ने बताया कि आपको अपने लॉसेस भी जो है वो एस्टिमेट करते हुए चलते रहने चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स एज एन इन्वेस्टर आपको जो ध्यान में रखने वो धैर्य, संयम और चरित्र, दैट इज पेशेंस, डिसिप्लिन एंड कैरेक्टर। लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट इज अ वेल्थ क्रिएशन मशीन। ह्यूमंस में फ्लॉ है हमेशा रिलेटिव टर्म्स में सोचना, जबकि एब्सोल्यूट टर्म्स में भी सोचना आपको जरूर चाहिए। करंट वोलेटिलिटी से रिलेटेड जब हमने बातचीत करी तो हमने देखा कि फंडामेंटल्स में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स का खेल है। स्टॉक का प्राइस EPS मल्टीप्लाइड बाय P से निकलता है। स्टॉक प्राइसेस आर ड्रिवन बाय नंबर्स एंड द स्टोरी। तो नंबर्स जो है आपके कम वोलेटाइल होते हैं, लेकिन स्टोरी जो है ज्यादा वोलेटाइल होती है। इंडियन स्टोरी अभी भी सेम है, तो आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट स्टेबल है। एक बात आपने और ध्यान रखनी है कि आप कितना लॉस हैंडल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। परसेंटेज वाइज 20% लॉस अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत आम बात है,
और अगर आप लोग ये नहीं झेल सकते, इसका मतलब आप लोग वोलेटिलिटी से अभी जो है वो डरते हैं, और वोलेटिलिटी को बीट करने का तरीका एक ही है, अपना टाइम होराइजन बढ़ाइए। बात करते हैं पीएसयू के स्टॉक एनालिसिस पे। देखिए नंबर जो है इसके अंदर इंप्रूव हुए हैं, जैसा अभी हमने जाना भी, और स्टोरी भी जो है वो इंप्रूव हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आप लोगों को ग्रोथ दिख सकती है। बट याद रखिए कि आपने कभी भी जो है यहाँ पे आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको डिफरेंट स्टॉक्स में डिफरेंट सिचुएशंस मिल सकती है। कुछ स्टॉक्स में आज भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और कुछ स्टॉक्स जो है वो ओवर वैल्यू हो चुके हैं। पावर सेक्टर में भी हमने देखा कि ईएसजी के बूम के कारण जो स्टॉक्स को डिरेटिंग हुई थी, लेकिन अब वो स्टॉक भी जो है वो बाउंस बैक कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे बहुत सारी पॉकेट्स में जो है आपके पास अभी अच्छे ऑप्शंस जो है वो मिल सकते हैं। यंग लोगों के लिए जो एडवाइस की बात की गई वो ये कि आपको एक प्लान बनाना है, अपने प्लान पे स्टिक करना है। अगेन डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए, अपने एसआईपीस को कंटिन्यू रखिए, रिएक्ट कम से कम कीजिए और मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए। अगर आप ऐसा रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज है कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड से शुरुआत करूं, तो आप लोग जो है कम वोलेटिलिटी वाले म्यूचुअल फंड से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि हाइब्रिड फंड्स हैं। वहां पे आप लोग 2 से ज्यादा साल के होराइजन के लिए भी आ सकते हैं, फिर मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप पे जा सकते हैं। धीरे धीरे तो आपको चीजें समझ आने लग जाए। फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। ऑटो सेगमेंट ने जो है वो एस्टिमेट को बीट किया है और मार्जिन जो है वो बहुत अच्छे निकाले हैं। आईटी और एफएमसीजी बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहे हैं, लेकिन बैंकिंग का परफॉर्मेंस जो है वो ओके रहा है, और बैंकिंग सेक्टर इस समय थोड़ा सा अंडर वैल्यू चल रहा है। तो ये था आज का एपिसोड, उसके सारे के सारे कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगले शो में आप लोग किसको एज अ गेस्ट देखना पसंद करेंगे। विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.